एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि 11th एक बीस्ट से फाइट करके उसे खत्म कर देता है और काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि वो गुड फॉर नथिंग किंसू के बच्चे ने सोलर बॉडी को अवेकन किया है और उससे तो एक फ्लोटिंग आइलैंड भी मिल गया है। ये सब तो बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसकी सेविका उससे कहती है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले उसने आपके नौकर जैंग क्वान को भी मारा था। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कहीं इसका मतलब वो मुझे किसी तरह का कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, उसका सोलर डिवाइन बॉडी एंशिएंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ग्रेट बॉडी है। अगर मैं उससे उसका डिवाइन बॉडी छीन लेता हूँ तो एम्परर के फाइट में मेरा जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद मून डायनेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर मून डायनेस्टी के 9th प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि 9th प्रिंसेस का कल्टीवेशन और भी ज्यादा प्रोफाउंड होते जा रहा है। मून डायनेस्टी का फाइट कहलाने के लिए अब तो बिल्कुल वर्दी है। दूसरा कहता है कि अगर कुछ टाइम और दिया जाए तो वो एम्परर के पोजीशन के लिए फाइट में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तभी वो नीचे आ जाती है और जैसे वो नीचे आती है लोंगसियांग किंगडम का प्रिंस जिसका नाम लिन यू होता है वो 9th प्रिंसेस को जूलिंग पिल देते हुए कहता है कि इसे मैं अपने किंगडम से लेकर आया हूँ, इसको खाने के बाद आपका विटैलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये देखकर वो कहते हैं कि लोंगसियांग किंगडम सच में काफी ज्यादा प्रोस्पेरस है, इसलिए आप रैंडमली जूलिंग पिल जैसा प्रीशियस पिल मुझे दे रहे हैं। लिन कहते हैं कि हालांकि हमारे यहाँ नेचुरल मटेरियल का कोई भी शॉर्टेज नहीं है लेकिन मैं फिर भी रैंडमली किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। और हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि आप मेरा इंटेंशन समझ तो रहे हैं ना। ये सुनकर वो कहती है आप जरूर मजाक कर रहे होंगे ना, मैं अभी युवा मिन सेक्टर जा रही हूँ, तब तक आप यहाँ पर मून डायनेस्टी में रह सकते हैं। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं चालाक हूँ और मेरे आइस बॉडी के कारण मैं और भी ज्यादा स्पेशल हूँ। माना कि तुम किसी किंगडम के प्रिंस हो लेकिन तुम मेरे लिए वर्दी नहीं हो। मेरा दाव पार्टनर होने का कंडीशन है कि वो एक डिवाइन बॉडी को पोजेस करे। एग्जाम्पल के लिए 3rd सन ऑफ गॉड मून डिवाइन बॉडी को पोजेस करते हैं और कल्टीवेशन के लिए मून आइलैंड में भी एंटर कर चुके हैं। उसी तरह के पियरलेस फ्लाइट को तो मैं फॉलो करना चाहूंगी। वहीं पर प्रिंस लिन कहते हैं कि आप युवा मिन सेक्टर जा रही है, मैंने सुना है कि 7th प्रिंस को वो गुड फॉर नथिंग 18th सन ऑफ गॉड ने किडनैप कर लिया है, क्या आप वहां पर उसी मैटर के लिए जा रही है। वो एटीट्यूड के साथ कहते हैं बिल्कुल हाँ, इन कई सालों में तुम सभी लोगों ने 18th को ट्रिक करके कई सारे गलत काम करवाए हो, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो मेरे भाई को पकड़ लिया है और उसके बदले 10 गुना ज्यादा मांग रहा है। लिन उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपको ये हैंडल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं किंसू को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लालची, डरपोक और इनकम्पिटेंट है, मैं इसे आपके लिए सेटल कर सकता हूँ। वो कहती है इसके लिए आपको खुद को परेशानी में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका जैसा सन ऑफ गॉड मेरे सामने कुछ है भी नहीं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और जाते हुए सोच रही होती है कि इस बार मैं युवा सेक्ट सिर्फ अपने भाई को बचाने नहीं जा रही हूँ बल्कि सबसे जरूरी मैं एक आइस स्पिरिट मेडिसिन मांगने जा रही हूँ। ये एक डिवाइन मेडिसिन है जिसका क्वालिटी इमोर्टल एलिक्सर के बाद ही आता है। अगर मैं अपने आइस कल्केडोनी बॉडी को इवॉल्व करके सन किंग बॉडी में बदलना चाहती हूँ तो मुझे ये डिवाइन मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। पास्ट में 3rd सन ऑफ गॉड और मैं मिली थी और वो मेरे ब्यूटी पर लट्टू ही हो गया था, वो मेरे रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी मना कर ही नहीं सकता है। इसके बाद सन आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर किंसू बैठा होता है, बाई एक स्पिरिचुअल फ्रूट खा रही होती है और गाउ उसे बधाई दे रहा होता है सन आइलैंड पर कंट्रोल लेने के लिए और कहता है कि ये एक पियरलेस ट्रेजर हाउस है, आज तक किसी भी सन ऑफ गॉड ने ये नहीं किया है जो आपने करके दिखा दिया है। लगता है कि पैट्रियट यांग मिंग आपके ऊपर कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। ये सुनकर किंसू थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है क्या ट्रेजर हाउस? मैं ये जानता हूँ कि फ्लोटिंग आइलैंड कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन ये ट्रेजर हाउस क्या है? वो बताता है कि सभी पैट्रियाज में से यांग मिंग के पास ही नेचुरल मटेरियल और ट्रेजर को कलेक्ट करने का हॉबी है। उनमें से हर एक ट्रेजर हेवन और अर्थ का क्रिएशन है और सभी का सभी ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि उनके पास इमोर्टल एलिक्सर भी है। ये सुनकर किंसू काफी ज्यादा हैरान होकर पूछता है क्या वो भी है? ये बोलकर वो सोचते हैं कि जितना प्रकार का इमोर्टल एलिक्सर है वो सिर्फ एक ही है, मतलब एक प्रकार का एक ही इमोर्टल एलिक्सर है और उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उसे लेने के बाद कोई भी अपना लाइफ दोबारा से जी सकता है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर गलत है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 15 दिन तक लगातार क्लाउड पीक पर साइन इन करने के कारण सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक तरह का पिल्स देता है। उसे लेकर किंसू कहता है कि यह किसी को भी मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है और मार्शल रिलम का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन को भी बना सकता है। वैसे मैं भी मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था, अच्छा हुआ कि मुझे ये पिल्स मिल गया और मुझे किसी और दिन का इंतजार करने की जरूरत है भी नहीं। ये बोलकर वो उसे खाकर वहीं पर ब्रेक थ्रू करने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ 9th प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि युवा सेक्ट पहुंच गई होती है और आकर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि 18th सन ऑफ गॉड कहाँ पर है, मुझे सबसे पहले अपने भाई के अफेयर को डील करना पड़ेगा, उसके बाद 3rd के पास जाऊंगी एलिक्सर लेने के लिए। तभी वहां से गाँव गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, उसका आवाज वो सुन लेती है। उससे अचानक वहां पर देखकर वो पूछता है कि 9th प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही है? वो थोड़ी सी घमंड के साथ कहती है कि तुम ऐसा पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो, जल्दी से बताओ कि वो गधा 18th सन ऑफ गॉड कहाँ पर है। गाँव उससे कहता है कि अब
जबकि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि 18 सन ऑफ गॉड पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है। इसलिए उसके सामने अपने शब्दों को अच्छे से चुन चुनकर यूज करना। ये सुनकर वो इरिटेट होते हुए कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिन तक नहीं देखा है और तुम यहाँ पर आकर इतना सारा बकवास करने लगे हो, जल्दी से मुझे 18 के पास लेकर चलो। गाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे फॉलो कीजिए। ये बोलकर वो उसे 18 के पास लेकर जाने लगता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो कि मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मार्शल रिले में पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है बिना किसी चीज का यूज किए बिना उड़ना। इस रिले में बॉडी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता है और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे बॉडी से एक ऐसा तरह का ऑरा निकलता है जो कि बॉडी को हवा में उड़ा सकता है। और मार्शल रिलम का फाउंडेशन का क्वालिटी इस पर डिपेंड करता है कि तुम ब्रेक थ्रू करते वक्त कितना ज्यादा इनिशिएशन ऑरा को ऑब्जर्व करते हो, तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगती है जो कि काफी दूर से भी देखी जा सकती थी। उससे अचानक देखकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर वो क्या हो रहा है वहां पर। गाओ देखकर बताता है कि शायद वहां पर कोई मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है और वो बिल्कुल वहीं से आ रहा है जहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड गए थे। कहीं इसका मतलब वही तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहता है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो कुछ दिन पहले बॉडी टेम्परिंग के स्टेज 4 में थे, वो कैसे कर सकते हैं। वहीं पर ये देखकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है क्या मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू। यहाँ तक कि आसमान में भी काले बादल जमा हो गए हैं और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि इनिशिएशन ऑरा बिल्कुल किसी ह्यूज पिलर जैसा लग रहा है। इतना बोलकर वो गाँव से कहते हैं कि मेरा जैसा जीनियस का वक्त भी मेरे बारे में काफी छोटा सा ऑरा का पिलर बना था जिसका थिकनेस एक हाथ के जितना भी नहीं था। मैंने कभी भी इस पर्सन के बारे में नहीं सुना है जो कि अभी मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग और गॉर्जियस है, यही बंदे को तो युवा सेक्ट का सबसे पहले जीनियस कहलाना चाहिए। ये बोलकर वो वहां पर उससे मिलने जाने लगती है और उससे कहते हैं कि मैं 18 से बाद में मिल लूंगी। ये बोलकर वो वहां पर जाकर देखने लगती है। तभी गाओ अपना आंखें पोंछते हुए देखकर कहता है कि ये तो सच में 18 सन ऑफ गॉड ही ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया होता है और वो उठकर अपना करंट स्ट्रेंथ को ट्राई करने लगता है, जिससे वो पत्थर को तोड़कर रख देता है। और वो सोचता है कि मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा बॉडी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर सकता है। जो मूव मैंने अभी यूज किया है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब मेरा बॉडी की स्पिरिचुअल पावर भी काफी जल्दी खत्म होगा। लेकिन मेरे पास इन्फिनाइट दांतियन है, इसलिए मुझे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर ये देखकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक गई होती है और सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर था, ये तो बिल्कुल एंडलेस लग रहा है, आखिर उसको बॉडी में कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तभी किंसू उन्हें नोटिस कर लेता है और उसे देखकर गाओ से पूछता है कि ये कौन है। वो अपने स्टाइल में कहते हैं कि मैं साओ मिंग्यू हूँ, मून डायनेस्टी की नाइन्थ प्रिंसेस। मैंने अभी अभी आपको मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू करते हुए देखा और आपका फाउंडेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि मैं अपने लाइफ में पहली बार देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने चली आई। ये सुनकर किंसू उससे कहता है कि कहीं यहाँ पर तुम सेवेंथ प्रिंस को छुड़ाने तो नहीं आए हो ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है बिल्कुल सही, मुझे पता नहीं था कि आप इसके बारे में जानते होंगे, मैं यहाँ पर उस 18 सन ऑफ गॉड किंसू के बच्चे को सबक सिखाने आई हूँ। किंसू उससे पूछता है और वो तुम कैसे करोगे। वो थोड़ी सी गुस्से और अपने एटीट्यूड में कह रही होती है वो गधा तो एक मोटल बॉडी और मोटल लाइफ के साथ बहुत ही बड़ा मूर्ख है। नेचुरली वो एक ही थप्पड़ में रोने लगता है और अपने मम्मी को बुलाने लगता है, इसलिए वो कोई भी क्राइम कमिट करने के बारे में सोचता भी नहीं था। गाओ उससे कहने की कोशिश कर रहा होता है कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनिए। ये सुनकर वो उसी पर भड़क जाते हैं कि पता नहीं उस किंसू के बच्चे ने तुम्हें कौन सा दवा खिला दिया है कि तुम उससे इतना ज्यादा डर रहे हो। आखिर तुम इतना ज्यादा डर कैसे सकते हो, तुम अभी भी डिवाइन एम्पायर और एंशिएंट किंगडम के एक बिजनेसमैन हो। तभी किंसू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे है। माना कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन फिर भी किंसू एक सन ऑफ गॉड है, तुम उसका जैसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी घमंड के साथ कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना, मेरी नजरों में तो वो हमेशा के लिए गधा ही रहेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि युवा सेक्ट का कोई भी लोग उसे सीरियसली लेते ही नहीं है, ये उसी का लकी दिन है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर किंसू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि आप जरूर एक डिस्टिंग्विश, एलिगेंट और गिफ्टेड जेंटलमैन है, सिर्फ यहाँ पर खड़ा होने पर ही आप कंपेलिंग ऑरा रिलीज कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप भी कोई सन ऑफ गॉड ही होंगे, वैसे आखिर आपका नंबर क्या है। किंसू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं एक सन ऑफ गॉड ही हूँ और मैं 18 सन ऑफ गॉड हूँ। ये सुनकर वो उसे रिस्पेक्ट पे करते हुए कहते हैं कि आपके जैसा हैंडसम पर्सन तो, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस कर लेती है, उसे याद आ जाता है कि वो 18 से बोला है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और हैरानी से कहती है क्या तुम 18 सन ऑफ गॉड किंसू हो। किंसू उसके करीब जाकर कहता है क्यों, तुम काफी ज्यादा चौंक गई हो क्या। ये देखकर वो जल्दी से उससे दूर भागती है और पूछती है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। गाओ उससे कहता है हाँ यही 18 सन ऑफ गॉड किंसू है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो। किंसू उससे कहता है कि नाइन्थ प्रिंसेस आप कुछ देर पहले कुछ ज्यादा रूड हो रही थी, मेरे ही सामने मुझे बार बार लूजर बोल रही थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गार्बेज हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता है। ये बोलकर वो उस पर अपना ठंडर से हमला कर देता है। वो उसे डॉज करते हुए कहती है कि हम दोनों ही सेम
एज की ही है, लेकिन मैं तुमसे पहले मार्शल रिलम में पहुंची थी, इसलिए तुम मेरे ओपोनेंट बिल्कुल हो ही नहीं। ये बोलकर वो अपना आइस बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।